हेलो एंड वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडीज। मेरा नाम आकाशीन चंदेल है और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीयूईटी 2023 के बारे में। और ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि सीयूईटी के फॉर्म्स आ चुके हैं फॉर यूजी कोर्सेज। ठीक है, सो यूजी कोर्सेज के लिए अब आप अप्लाई कर सकते हो सीयूईटी 2023 में। बट सीयूईटी है क्या? सो रिसेंटली हमें इस साल और पिछले साल 2 साल से हम सीयूईटी के बारे में सुन रहे हैं, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इसके पहले क्या हुआ करता था और अब ये क्यों आया है? सारी जितनी ऑल ओवर इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, इसके पहले जब आप उसके लिए अप्लाई करते थे तो आपको स्पेसिफिकली हर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना होता था। कोई भी कंबाइंड यूनिवर्सिटी लेवल का टेस्ट नहीं था जो कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एक साथ अप्लाई कर सको। सो गवर्नमेंट ने ये चीज प्रपोज करी कि हम एक सीयूईटी कॉमन या फिर कंबाइंड एग्जाम कराएंगे जिसके अंदर आप सिर्फ एक बार एक फॉर्म अप्लाई करो, ठीक है, और उसमें आपका जो भी मार्क्स है उसके बेसिस पे आपका अपना प्रेफरेंस अप्लाई कर दो और आपकी रैंकिंग के बेसिस पे आपको फिर यूनिवर्सिटीज अलॉट कर दी जाएगी। तो यही आपके पूरे सीयूईटी के का लेखा जोखा है। आज के इस वीडियो में क्या हम देखने वाले हैं, ये वीडियो कंप्लीटली बेस्ड रहेगी किस चीज पे कि आपके इस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा फॉर बीएससी एग्रीकल्चर स्पेशली, ठीक है। और इसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए, हम इस पे ज्यादा जोर देंगे कि आपको एग्रीकल्चर एज अ डोमेन क्यों लेना चाहिए और बाकी सब्जेक्ट्स क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं लेने के लिए। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। हालांकि सिलेबस का एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको चाहो तो देख सकते हो एक कंप्लीट डिटेल सिलेबस के लिए, अगर आप एग्रीकल्चर एज अ डोमेन सेलेक्ट कर रहे हो तो, ठीक है। और इन सब चीजों को देख के हमें ये समझ में आया कि हाउ टू प्रिपेयर आवर बेस्ट, कि आप इस एग्जाम में किस तरीके से अपनी बेस्ट तैयारी करो कि सीयूईटी के अंदर आपको जो यूनिवर्सिटी आप चाह रहे हो आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सको, उस यूनिवर्सिटी में आपके लिए एक सीट क्या हो सके, फिक्स हो सके, है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्चुअली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है क्या। सो सीयूईटी 2023 मैंने जैसा आपको पहले बताया कि आप एक फॉर्म अप्लाई करोगे, इसके अंदर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं उन हर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले पाओगे। किस चीज के बेसिस पे? सीयूईटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे, ठीक है। हालांकि हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग चॉइस है ना, सबको ये चीज अवेलेबल कराई गई है या फिर ये दिया गया है कि हाँ भाई आप अपनी यूनिवर्सिटी में जिस सब्जेक्ट के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हो उसके बेसिस पे एडमिशन ले लो, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बट बच्चा जिस सब्जेक्ट में, मान लीजिए उसने 3 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया और कोई एक यूनिवर्सिटी है जो कि मान लीजिए आपने 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया है ना, और एक में आपने 10 स्कोर करा, एक में 10 और तीसरे में भी 10। अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये 3 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे एडमिशन लेती है, तो यहाँ आपका स्कोर कार्ड होगा 30 और इसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। नागालैंड और विश्व भारती की बात करें तो ये केवल और केवल एग्रीकल्चर का स्कोर कार्ड चेक करते हैं, 40 मार्क्स का जो होता है, तो ये आपके सिर्फ एग्रीकल्चर के नंबर के बेसिस पे आपको एडमिशन देंगे, ठीक है। हालांकि ये पिछले साल ऐसा था कि सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज सीयूईटी के अंदर आती थी फॉर बीएससी एग्रीकल्चर, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो ये हो गया आपका पूरा सीयूईटी है क्या और आपको कैसे एडमिशंस मिलते हैं। अब हमारा बीएससी एग्रीकल्चर में कौन कौन सी जगह है जहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ऐसा नहीं कि सारी जगह जहां बीएससी एग्रीकल्चर अवेलेबल है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप वहां एडमिशन ले पाओगे, नहीं। कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज ही इस कंबाइंड एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले रही हैं। वो कौन कौन सी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज है? लास्ट ईयर जैसे मैंने कहा कि 3 ही यूनिवर्सिटी थी, लेकिन इस साल कुछ और यूनिवर्सिटीज ऐड हुई है, कुछ नहीं काफी यूनिवर्सिटीज ऐड हुई है, लगभग 20 के आसपास, है ना। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज का जो भी लिस्ट है वी विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी और आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें मेनली हम बात करेंगे इन्हीं 3 यूनिवर्सिटीज की जो कि लास्ट ईयर से इसमें बनी हुई है। इसके अलावा जो अब आए हैं मोस्ट ऑफ देम आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। और सबसे ज्यादा हाइप अगर किसी की है तो वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दैट इज बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा है दैट इज नागालैंड यूनिवर्सिटी, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बेस्ड आउट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नागालैंड में है ये। और फिर आता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी आपको कहां मिलती है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी आपकी वेस्ट बंगाल में। तो सबसे पहले हम डोमेन की बात करें तो जैसा मैंने अभी बताया कि बीएचयू में जो चीज अवेलेबल है, आपको सब्जेक्ट्स के जो कॉम्बिनेशन अवेलेबल है दैट इज, जस्ट अ सेकंड, फर्स्ट इज ईदर यू कैन सेलेक्ट पीसीबी
और यू कैन सेलेक्ट पीसीएम, या फिर थर्ड ऑप्शन है आपके पास वो है एबीसी। अब ये एबीसी और पीसीएम क्या है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप अटेंड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अटेंड कर सकते हो, या आप चाहो तो एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री अटेंड कर सकते हो टोटल, है ना। और इसके ही स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपका एडमिशन लिया जाएगा। इसके अलावा जो 2 यूनिवर्सिटीज थी उनका क्या सिस्टम था कि वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन ले रही थी, है ना। और ये जो भी सिलेबस और डोमेन सब्जेक्ट का सिस्टम है ये पूरा का पूरा आपको एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। अब मैं इस चीज की बात करूं कि आप एग्रीकल्चर क्यों एज अ डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करो। एग्रीकल्चर डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पे आपके मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में एडमिशन के चांसेस बन जाते हैं, है ना। कोई अदर सब्जेक्ट आप अगर चूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल हम अगर इन्हीं 3 यूनिवर्सिटीज की बात करें तो अगर आपने पीसीबी ले लिया या फिर पीसीएम ले लिया, है ना, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बेसिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ बीएचयू में एडमिशन मिलेगा। विश्व भारती और नागालैंड यूनिवर्सिटी आपको सीधे सीधे रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं, है ना। ये मैं एग्जांपल कह रहा हूँ कि अगर कोई यूनिवर्सिटी किसी स्पेसिफिक के बेसिस पे एडमिशन ले रही है तो ऐसा क्यों हम करेंगे एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे मोस्ट ऑफ द मतलब मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो इसके अंदर आती हैं वो एडमिशन ले लेंगी, है ना। एज वन ऑफ सब्जेक्ट या फिर एज ओनली सब्जेक्ट आपको एग्रीकल्चर अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया कि हमें एग्रीकल्चर क्यों लेना है। अब आगे हम देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर का सिलेबस ऊपर से, इसका डिटेल एक वीडियो ऑलरेडी आपके पास है, टोटल है क्या। सो ये इस बार जो सिलेबस है ये आपका 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट 1 है, इसके अंदर आपका एग्रोमेट्रोलॉजी आता है। एग्रोमेट्रोलॉजी है क्या कि कोई भी मौसम की ऐसी कोई भी चीज जो कि आपके एग्रीकल्चर को अफेक्ट कर रही है उन सब चीज को हम एग्रोमेट्रोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, वेदर इट इज विंड, रेन, है ना, या फिर रिलेट ह्यूमिडिटी हो गया, आपके वातावरण में जो भी नमी है ना, ये सब कुछ आपके क्रॉप को बहुत डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सनलाइट कितनी आ रही है, क्लाउड्स कैसे हैं, बारिश हुई कि नहीं हुई, हवा कैसी चल रही है, ये सब चीजें आपके क्रॉप को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। तो ये सब कुछ हम एग्रोमेट्रोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ये आपका एक सेपरेट सब्जेक्ट हो जाता है आगे चल के। फिर आता है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, है ना। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या पढ़ते हैं, ये तो नाम से क्लियर है कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है कि आपके पास एक कोई स्पेसिफिक वैरायटी है जो कि बहुत लंबी है ना, और बहुत जल्दी नीचे गिर जाती है, उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, तो आप उसमें ऐसा क्या चेंज कर दोगे कि वो थोड़ी हाइट में छोटी रहे ताकि हवा तेज चलने पे भी वो टिकी रहे और वो प्रोडक्शन तो अच्छा ऑलरेडी दे रही है। तो ये सब कुछ प्लांट ब्रीडिंग के अंदर पढ़ते हैं हम कि कैसे आप अपनी वेराइटीज को इंप्रूव कर सकते हो और अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हो। और जेनेटिक्स भी इसी के अराउंड हम लोग पढ़ते हैं। जेनेटिक्स हालांकि बहुत ब्रॉड सेंस में एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है ना। ये ना सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है बल्कि ह्यूमन साइंस है, एनिमल साइंस, सब चीज से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे भी हम उसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही पढ़ते हैं। ये बहुत ही मतलब क्लियर चीज है, ये तो समझ ही जाएगा। देन आता है आपका बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। एग्रीकल्चर में माइक्रोब्स का बहुत ज्यादा ही इन्वॉल्वमेंट होता है और बहुत ज्यादा असर होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जिनका इफेक्ट आपके एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है। हालांकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। एंड द सेकंड वन इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आप सब ने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा। अगर आप एग्रीकल्चर से नहीं, आप अगर फिजिक्स मैथमेटिक्स या बायोलॉजी से हो तो आप सब ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ रखे हो, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री बहुत ही छोटा पोर्शन है, हालांकि इसमें एग्रोमेट्रोलॉजी ठीक ठाक सा वेटेज रखता है एंड जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग काफी अच्छा वेटेज रखता है, ठीक है। सेकंड यूनिट आपका शुरू होता है। सेकंड यूनिट है आपका लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन क्या है कि हर वो जीव जंतु जिससे आप किसी भी तरीके से पैसा कमा सकते हो अदर देन इंसान, वो आप लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हो, है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने मजाक में कह दिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका पोल्ट्री हो गया, ठीक है, उनको आप मीट पर्पज से रियर करते हो या फिर आप एग पर्पज से, प्रोडक्शन पर्पज से रियर कर रहे हो, या तो अंडा देगी या तो मीट देगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैटल्स हो गए आपके, दूध के पर्पज से आप रख रहे हो या फिर आप मीट पर्पज से रख रहे हो, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हैं कि इसका स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है भाई, हर इंसान के लिए दूध पीना जरूरी है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंस चाहिए, अंडा खाना जरूरी है फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो ये सब चीजें, और ये सब चीजें कैसे फुलफिल होंगी, ये सब कुछ इसके अंदर पढ़ेंगे। देन आता है केयर एंड मैनेजमेंट।
पोल्ट्री एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। केयर एंड मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो पूरी की पूरी पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां एक साथ मर जाती हैं। तो आप उनको प्रॉपरली केयर करना पड़ेगा, आप उनको सही तरीके से मैनेज करना होगा कि उनको सही से खाना मिले, सही टाइम पे खाना मिल जाए, क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन उन्हें प्रोवाइड करना है। अगर आपकी गाय को बच्चा होने वाला है तो आप उसको क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे, और बच्चा होने के बाद क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे। अगर ब्रॉड पर्पस से यूज करो तो किस तरीके का न्यूट्रिशन देना है, क्या टाइप की रैशनिंग करनी है उनकी, ये सब कुछ केयर एंड मैनेजमेंट के अंदर करते हैं। देन कम्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जैसे जैसे आप चीजें मॉडर्न होती जा रही है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बहुत कॉमन चीज है कि हमें अगर किसी स्पेसिफिक टाइप की ब्रीड चाहिए, है ना, तो मैं क्या करूंगा कि उसका सीमेन लाऊंगा और फीमेल के अंदर इंसेमिनेट कर दूंगा ताकि हमें एक डिजायरेबल प्रोजनी मिल सके। डिजायर जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही बच्चा हमें मिले, उसमें उसके अंदर वही कैरेक्टर्स हो जो हम चाह रहे हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि वो दूध ज्यादा दे तो वो दूध ज्यादा देगा, अगर हम चाह रहे हैं कि हॉर्नलेस हो तो वो हॉर्नलेस होगा, है ना। उस टाइप का हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि सीमेन कहां से सेलेक्ट कर रहे हो, फीमेल कौन है, मेल कौन है, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टर्स हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू एंश्योर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। फिर आता है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्रीकल्चर का, है ना। इसके पहले भी ये आपको डिस्कस किया गया होगा। सो इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन का कि किस तरीके से आप क्रॉप प्रोडक्शन करते हो, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है और बीज कहां से लाना है, बीज को किस तरीके से शोधित करना है, मतलब क्या ट्रीटमेंट देना है आपके बीज को, कौन कौन से केमिकल्स लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए, जिससे कि आपके बीज में कोई भी सॉइल प्रो डिजीज ना लगे, है ना। ये सब चीजें इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप उसको मेंटेन करते हो। देन कम्स सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखा जाए तो सॉइल साइंस आपकी इसके अंदर डाल दी गई है। सॉइल साइंस का कुछ काफी पोर्शन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर में रहता है। ये सब अल्टीमेटली सॉइल और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चीजें हैं, है ना। तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट है आपका। इससे मोस्टली 4 से 5 क्वेश्चन आपके सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी से बनते हैं। फर्टिलाइजर मैन्योर से 2 से 3 क्वेश्चन फॉर श्योर बनेगा, ठीक है। तो काफी कौन सा फर्टिलाइजर देना है, कितनी मात्रा में क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे, कौन सा फर्टिलाइजर कितना परसेंट नाइट्रोजन दे रहा है, कितना परसेंट पोटेशियम दे रहा है, ये सब कुछ इसके अंदर पढ़ते हैं। मैन्योर कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से तैयार करते हैं, किन चीजों के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो, ठीक है। इसके बाद आता है इरिगेशन एंड ड्रेनेज। इरिगेशन और ड्रेनेज दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज है। अति सर्वत्र वर्ज्यता, बहुत ज्यादा पानी दे दोगे वो भी दिक्कत है, और बहुत कम पानी दोगे वो भी दिक्कत है ना। तो बहुत ज्यादा पानी ना दे दो इसके लिए ड्रेनेज हम पढ़ते हैं, और बहुत कम पानी ना दे दो इसके लिए हम पढ़ते हैं इरिगेशन, ठीक है। कि पानी कितनी जरूरत है पौधे को और वो कब कब जरूरत है, ये हम इरिगेशन के अंदर पढ़ते हैं। और ड्रेनेज के हमारे पास अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो उसका कौन कौन सा तरीका है कि वो पानी हम खेत से निकाल दें ताकि हमारा न्यूट्रिशन लॉस भी ना हो और हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन भी कम ना हो। ये सब कुछ हम ड्रेनेज के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वीड कंट्रोल। तो आपके खेत के अंदर कभी ना कभी बहुत सारे अनचाहे पौधे भी उगे रहते हैं जो कि आप नहीं चाहते हो कि वहां पे रहें। अब ये पौधे वहां रहेंगे तो आपके पौधे के लिए दिया जाने वाला खाना और पानी भी खाएंगे, न सिर्फ ये बल्कि वो सूरज की रोशनी भी खाएंगे। तो बहुत सारी चीजें जो कि आप अपने प्लांट को प्रोवाइड करना चाह रहे हो बट वो अल्टीमेटली किसको जा रही है, वीड्स को जा रही है ना, अनचाहे पौधों को जा रही है, तो उनको हम बोलते हैं वीड। और इसको कंट्रोल करने के प्रोसेस को हम कहते हैं वीड कंट्रोल, ठीक है। तो ये सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ते हैं। वीड कंट्रोल से मतलब 2 क्वेश्चन बनेगा, उसके ज्यादा तो नहीं बनेगा, बट हाँ 2 क्वेश्चन बनता है। एक आइसोप्रोटेरॉन वाला क्वेश्चन है वो तो हर साल ही बन जाता है। देन कम्स क्रॉप। ये देखने में बहुत ही छोटा लगने वाला टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है। क्रॉप्स मतलब सीरियल क्रॉप सुननी है, पल्सेस पढ़नी है, ऑयल सीड पढ़ना है ना। उसके बाद जितनी कमर्शियल क्रॉप्स हैं कुछ कुछ वही बन जैसे टोबैको, शुगर केन, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती हैं। इनका इन्फ्लोरेसेंस पूछ देता है, बीज दर, सीड रेट कितना होगा पर हेक्टेयर, और कितना डेप्थ पे आप लगाओगे, कितना वेट पे लगाओगे, ये सब कुछ पूछता है ना। सो क्रॉप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितनी यील्ड है, यील्ड तो नहीं पूछता मान लो, है ना। और कुछ कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं जैसे निपिंग हो गया, निकिंग हो गया, ये सब कुछ पूछता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 विच इज द लास्ट यूनिट ऑफ सिलेबस। इसमें आपको मेनली हॉर्टिकल्चर पढ़ना है। यूनिट 4 में आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन ह्यूमन डाइट। ह्यूमन डाइट में जैसे हमने पोल्ट्री में पढ़ा व्हाट इज द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, वैसे ही हमने इसमें पढ़ा इंट्रोडक्शन में क्रॉप प्रोडक्शन की कौन कौन सा न्यूट्रिशन देगा,
वैसे इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट है, क्योंकि फ्रूट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन न्यूट्रिशन जो हम कंज्यूम करते हैं उसका, और वेजिटेबल्स भी वैसे ही कि हम अपना मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन जो है फ्रूट या वेजिटेबल से आसानी से ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें देखो मेनली पढ़ना ये रहता है कि कौन कौन से फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में क्या क्या चीज के लिए वो रिच है ना, वो क्या क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद आता है ऑर्चर्ड लोकेशन। ऑर्चर्ड लोकेशन मतलब कि आप अपना जब ऑर्चर्ड लगा रहे हो, अपना जब बगीचा लगा रहे हो, तो बगीचा लगाने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में देनी है कि सड़क पास होनी चाहिए, पानी की प्रॉपर व्यवस्था हो, नीचे ना हो जमीन बाकी अगल बगल के इलाके से, ताकि पानी ना भर जाए, है ना। ये सब कुछ देखना पड़ता है उसमें ऑर्चर्ड मैनेजमेंट में। दिशा क्या होनी चाहिए कि फेस किधर हो आपके ऑर्चर्ड का, धूप उसको प्रॉपरली मिले, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके अंडर आता है। देन कम्स प्लांटिंग सिस्टम, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। प्लांटिंग सिस्टम क्या है कि आप अपना पौधा किस तरीके से लगा रहे हो, स्क्वायर सिस्टम में लगा रहे हो, ट्रायंगल में लगा रहे हो, स्क्वायर, तो किस तरीके से आप लगा रहे हो, कि क्या फॉर्मेशन है, कि चौकोर मतलब स्क्वायर मतलब किनारे किनारे बीच के लंबाई चौड़ाई जो है वो बराबर दूरी की है, ये सब कुछ प्लांटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग में हम कटाई छटाई क्या करनी है, कैसे करनी है, किस किस पौधे की किस तरीके से करनी है, ये सब कुछ हम ट्रेनिंग और प्रूनिंग के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम मतलब बीएमएस जो कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है उसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा हम वो देख लेते हैं एट लास्ट, कि कोर्स के क्या क्या फीचर्स हैं। सॉरी, कि आपको इस कोर्स में क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऑलरेडी सीयूईटी का कोर्स लॉन्च किया जा चुका है एप्लीकेशन पे, आप उसे खरीद सकते हो। इस कोर्स में आपको दिया जाएगा कंप्लीट सिलेबस के लेक्चर्स विच विल बी रिकॉर्डेड, है ना। आपको पूरे कोर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। इससे आपको आसानी होगी कि आप जब चाहो तब उसको देख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। आप दिन में कहीं काम कर रहे हो या दिन में पढ़ाई कर रहे हो तो रात में 1 घंटा मिला रात में उसको देख लो, या दिन में 1 घंटा मिला दिन में देख लो, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट सिलेबस के लेक्चर आपको मिलेंगे। उसके बाद हालांकि ये सिलेबस लेक्चर आपके रिकॉर्डेड होंगे, लेकिन आपके डाउट सेशन जो है वो लाइव जाएंगे, है ना। अगर आपको कोई डाउट है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कैसे पूछोगे, तो आप उसको नोट डाउन कर लो और फिर जब आपका लाइव सेशन आता है तो आप लाइव सेशन में पूछ सकते हो डायरेक्टली टू योर मेंटर्स। नेक्स्ट थिंग इज नोट्स। आपको इसमें नोट्स भी दिए जाएंगे और स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। जो भी आपके लेक्चर्स चलेंगे उन लेक्चर्स का नोट्स आपको मिलेगा और स्टडी मटेरियल उसके रिगार्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आएगा आपका चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट। अगर आपको चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो चैप्टर वाइज आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे कि आप प्रॉपर्ली उस नोट्स को पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ये चेक करने के लिए, ठीक है। देन प्रैक्टिस सेट। अब ये टेस्ट देने के लिए आपको तैयारी भी करनी है, तो तैयारी आपको भाई नोट्स तो मिल गए, लेकिन इस नोट्स को पढ़ने की मेरी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, है ना। मतलब इस नोट्स को मैं किस तरीके से पढ़ूं, क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट पहले दिया जाएगा। देन आपको टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। फिर है फुल लेंथ टेस्ट ऑफ एनटीए सीयूईटी पैटर्न। ये बहुत ही हमारा माना जाना फीचर है जो कि सारे बच्चे बहुत एप्रिशिएट करते हैं कि हम एग्जाम के पहले आपके कुछ मोस्टली हम 4 से 5 तो ले लेते थे हर बार, देखते हैं इस बार हम कोशिश करेंगे इससे भी ज्यादा लें, ठीक है। तो सीयूईटी का जो फॉर्मेट है एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट पे आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, सो दैट कि आप वो प्रेशर हैंडल करना सीख लो, है ना। कि आपको कभी कभी क्या होता है प्रेशर में आपको चीजें आती हैं आप याद नहीं कर पाते, रिमाइंड नहीं कर पाते, आपको टाइम का लगता है कि टाइम कम ना हो। जब आप 4-5 बार एग्जाम दे दो ना, आपको पता चल जाएगा कि मेरे को अपने टाइम कैसे मैनेज करना है, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं। अगर कभी टाइम मिला तो मैं खुद भी इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपको अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए। मोस्टली ये वीडियो में एग्जाम के जस्ट पहले ये वीडियो आपके चैनल पे आ जाता है, ठीक है। जस्ट पहले का मतलब फिर भी आपको 1 हफ्ते का समय मिलता है, ऐसा नहीं कल एग्जाम है तो आज आपको वीडियो मिलेगा, ऐसा है। उसके बाद पर्सनल गाइडेंस बाय मेंटर। आपको जब मन किया, है ना, आपको लाइव सेशंस में तो मिलेगा मौका, लेकिन अगर आपको कुछ फंस रहा है या कोई दिक्कत आ रही है जो आपको लग रहा है कि अब इमीडिएटली सॉल्व नहीं हुआ तो मैं आगे भी नहीं बढ़ पाऊंगा, है ना। सो यू कैन कॉल अस फ्रीली, है ना। आप जब चाहो तब कॉल करो, मैसेज करो, और आपको जो भी गाइडेंस की जरूरत है वो आपको यहाँ से मिलेगा। मोस्टली क्वेश्चन ही बच्चे पूछते हैं या फिर कहीं कहीं दिक्कत आती है कि सर मुझे हिंदी में यहाँ दिक्कत आ रही है, इंग्लिश में यहाँ दिक्कत आ रही है, तो वो चीज भी आप हमसे चाहो तो डिस्कस कर सकते हो एनी टाइम, ठीक है। हालांकि इस कोर्स के लॉन्च का वीडियो और इसके फीचर्स का एक फुल लेंथ वीडियो पड़ा हुआ है
मेरे ख्याल से जितनी भी चीजें मैंने बताई सब चीज का एक फुल लेंथ वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये एक टोटल समअप था उन सभी वीडियोस का। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे आप उसको देख सकते हो। उसके अलावा आप हमारे ऑफिस के नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, वो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको लगता है दैट यू नीड टू बाय दिस कोर्स, अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ ये कोर्स खरीदूंगा तो मेरे किसी काम आएगा, जो कि ऑब्वियसली आने वाला है, तो आप उसी नंबर से कांटेक्ट करके हमसे उस कोर्स को खरीद भी सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो एप्लीकेशन की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप डायरेक्टली एप्लीकेशन डाउनलोड करके स्टोर में जाके यू कैन बाय द कोर्सेज। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।